देखिए साथियों, आज ये हम लोगों का पहला दिन है जिसके बारे में हम लोग मेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब हम सारे नोट्स आपको पूरे पीसीएस जे मेंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, बिना छोड़े सारे टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। और इन सारे टॉपिक्स का आपको हम पीडीएफ भी दे रहे हैं और बिल्कुल फ्री है ये, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से समझें, डाउनलोड कर लें पीडीएफ को और दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो सके। अब इस सेशन में सबसे पहले हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 4 देखेंगे, जिसमें बताया गया है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। मतलब क्या है, पहले तो राज्य क्षेत्रातीत समझ लें। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब होता है भारत के बाहर, भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, बाहर स्थित कोई अपराध हो रहा है या कोई बात हो रही तो क्षेत्रातीत कहलाती, राज्य क्षेत्रातीत। अब इसमें है क्या, 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं। पहले पॉइंट में बताया गया भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा राज्य क्षेत्रातीत अपराधों में भारत के बाहर कोई भी नागरिक भारत का अपराध करता है तो इसमें इसके अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज़ है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, अगर अपराध करता है तो वो राज्य क्षेत्रातीत में आएगा। तीसरी बात, कोई व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, किसी स्थान में जो कि भारत में है और भारत से बाहर और परे कोई अपराध किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। मतलब भारत में कंप्यूटर उपस्थित है, उस कंप्यूटर से भारत के बाहर कोई भी अपराध कार्य करता है, आपराधिक कार्य करता है, अपराध करता है तो वो राज्य क्षेत्रातीत में आएगा। ये उपधारा 3 जो है बाद में जोड़ी गई है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए, क्योंकि इस सेक्शन में इस शुरुआती में 1 से लेके हम आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 से लेके 75 सेक्शन तक, तो कम इम्पोर्टेंट है मेन के हिसाब से ये पोर्शन, और सिर्फ कुछ शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं जिनमें से एक अभी हमने बताया आपको। दूसरा शॉर्ट नोट आता है सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या है और किस सेक्शन में, सेक्शन 23 में है। और बताया ये गया है, सदोष अभिलाभ का मतलब ये बताया गया है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसको पाने के लिए आप वैध रूप से हकदार ना हो, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप सदोष अभिलाभ कर रहे हैं। और इस दौरान जब आप सदोष अभिलाभ कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो किसी दूसरे को सदोष हानि हो रही होती है। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 24 में, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 4, आईपीसी का सेक्शन 4 क्या कहता है, बेईमानी से। बेईमानी का मतलब है जो कोई इस आशय से कार्य करता है। इसमें आशय मेन है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त हो जाए, कि मुझे सदोष अभिलाभ प्राप्त हो जाए, और दूसरे को जिससे हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसको सदोष हानिकारित कर दें, तो इस आशय से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कहलाता है बेईमानी से। भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में कपट पूर्वक बताया गया। कपट पूर्वक का मतलब होता है कि अगर कोई काम इस आशय से आप करें कि आप किसी को कपट कारित कर देंगे, कोई कपट करेंगे, अगर आपका आशय है तभी वो कार्य कपट पूर्वक है, अन्यथा नहीं। धारा 28 में कूटकरण है। कूटकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो है एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से बना रहा है या कर रहा है कि वो प्रवंचना करे, कि वो तो कि प्रवंचना कर सके, तो ये कार्य जो है वो कूटकरण में आएगा। प्रवंचना का मतलब यहाँ समझ लीजिए, प्रवंचना मतलब होता है किसी सही बात को छुपाने को कहते हैं प्रवंचना। कि आप धोखे से ये आपका इंटेंशन है कि ये चीज़ वही समझी जाए जो आप कूट रचित कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा कूटकरण। जैसे आप किसी के साइन बना रहे हैं तो दैट इज कूटकरण।
अब आपके सामने आ गई भारतीय दंड संहिता की धारा 29। 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दस्तावेज को एक्सप्लेन किया गया है, परिभाषित किया गया है। कई एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मायने रखता है। ये एविडेंस एक्ट में भी आपके काम आता है। अब दस्तावेज का मतलब समझ लें। दस्तावेज क्या है? कोई एक शब्द है, उस शब्द का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। किसी भी कागज पर, दीवार पर या कहीं पर भी आप कुछ लिख देते हैं, या कोई अनपढ़ आदमी है तो वो लाइनें बना देता है। ये सारी चीजें इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि उनको साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके। तो ये सारी चीजें दस्तावेज हैं। जैसे आप बैंक चेक देते हैं किसी को, मुख्तारनामा, मानचित्र, रेखांक आदि दस्तावेज हैं ये सब। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। यहाँ पर एक एक शब्द याद रखना है। कई का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्ति, और एक एक वर्ड इसको समझेंगे। कोई भी वर्ड मिस हो गया तो समझ लीजिए ये आपका सामान्य आशय गलत हो जाएगा। पहला स्टार्ट करते हैं हम मतलब शुरू से। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब को सामान्य आशय को करने में किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति कार्य, आपराधिक कार्य करने जा रहे हैं, उन सबको सामान्य, उनको सबको पता है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। उन सबकी पहले योजना बन चुकी है या सबके दिमागों में है हम क्या करने जा रहे हैं। सबको सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वो कार्य अकेले उसी ने किया हो। सबसे खास बात है, अपराध कई लोग मिलकर करते हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि वो कार्य ऐसा हो कि उस अकेले व्यक्ति ने किया हो और सब पे बराबर का चार्ज लगता है। इसीलिए इसको संयुक्त दायित्व और पृथक दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति संयुक्तता भी दायी है और पृथकता भी दायी है। अलग अलग भी दायी है अपराध के लिए और सबके साथ भी है। इसमें सबसे मेन पॉइंट है दिमागों का पूर्व मिलन। लोगों की योजना हो गई हो या मौके पे ही उनके दिमागों में एक बात अंडरस्टैंड कर गई हो कि हाँ ये कार्य हमें सबको करना है। बहुत मशहूर वाद है इससे रिलेटेड महबूब शाह बनाम एम्परर का, जो कि 1945 में घटित हुआ था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वाद महबूब शाह बनाम एम्परर से संबंधित है। फिर आप आ जाइए भारतीय दंड संहिता 40 में। सिर्फ आपको याद रखना है कि अपराध की परिभाषा दी गई है। हर बात जो इस संहिता में मना की गई हो या इस संहिता द्वारा, भारतीय दंड संहिता द्वारा दंडनीय हो, अब वो अपराध है। एक परिभाषा है भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में, सद्भाव पूर्वक की गई कोई बात वो बात है जो की गई हो या विश्वास की गई हो जिसमें कि सम्यक तत्परता और ध्यान की बात की गई हो। कहने का मतलब है, इसको ऐसे याद कर लें, कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जा सकती जब तक कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो या विश्वास की गई हो। मतलब दो काम सद्भावपूर्ण होना चाहिए कि आपने सतर्कता बरती हो और आपका जो है विश्वास हो कि हम सही कर रहे हैं। अगर ये दो बात नहीं है तो वो सद्भावपूर्वक नहीं है। को समझ पाए होंगे आप कि कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जा सकती जब तक सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 52A। इसमें संशय को बताया गया है। संशय या हार्बर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, संशय किसी को आश्रय देना। इसमें बताया क्या है, समझे बहुत ध्यान से।
सिवाय वहां के जहां की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा किया गया हो। अगर ऐसा कोई आश्रय अपराधी व्यक्ति की पति या पत्नी दे रही है, उसके सिवाय संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवरण, प्रवरण का मतलब होता है आने जाने के साधन, कार वगैरह मुहैया कराना के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे किसी भी प्रकार को हो, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने के लिए करना। मतलब किसी अपराध के लिए मदद करना, चाहे वो खाना हो, वस्त्र हो, वाहन हो या गोला बारूद हो, या फिर कुछ अपराध कर दिया है उसको पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर कोई उसको आश्रय आप दे रहे हैं तो वो संश्रय है। अलावा अगर वो आपकी पत्नी है या आपके पति हैं के अलावा, ठीक, सिर्फ पति और पत्नी को छूट मिली है इस धारा में। फिर आ जाइए आप भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 54। इसमें बताया गया है मृत्यु दंड का लघुकरण। अगर किसी आदमी को मृत्यु दंड मिल गया है तो इस मामले में बताया गया है हर मामले में जिसमें मृत्यु या मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की, देखिए खास बात, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। मृत्यु दंड दे दिया गया है, फिर भी समुचित सरकार अभियुक्त की या अपराधी की बिना सम्मति के उसको किसी और, चाहे वो जुर्माना हो चाहे कोई और कार्यवास हो, उसमें लघुकृत कर सकती है। 55 में क्या बताया गया है, इसमें यहाँ पर एक एक शब्द आया है समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है जहाँ तक केंद्र पालिका का अर्थ है तो केंद्र सरकार है, जहाँ राज्य पालिका का विस्तार है जहाँ तक वहाँ राज्य सरकार। समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार डिपेंड करेगा। फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 55 में क्या गया है, कहा गया आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। अगर किसी आदमी को किसी भी मामले में आजीवन कारावास दे दिया गया है तो अगर सरकार चाहे तो अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस दंड को ऐसे दंड में लघुकृत कम से कम कर सकती है जो कि 14 वर्ष से अधिक का ना हो। 14 वर्ष, ठीक, ये बात समझिएगा, 14 वर्ष के अंदर ला सकती है आजीवन कारावास को समुचित सरकार बिना अभियुक्त की सम्मति के। फिर धारा 57 क्या कह रही है, दंडा विधियों की भिन्न। इस धारा को पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद है कि आजीवन कारावास को आईपीसी में 20 वर्ष के समतुल्य कहा गया है। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 तो नहीं है, तो ये 20 वर्ष के बराबर माना जाता है आजीवन कारावास। फिर आ जाइए भारतीय दंड संहिता की धारा 63 जुर्माने की रकम। इसको भी सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जब जहाँ पर जुर्माने की रकम जो है निर्णीत नहीं की गई है, बताई नहीं गई है, अभिव्यक्त नहीं की गई हो, तो वहाँ पर जुर्माने की रकम अमर्यादित होगी, अनलिमिटेड, बट नॉट एक्सीसिव। अमर्यादित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ये ये वाक्य याद रखेंगे। ये आप भारतीय दंड संहिता की धारा 65 में, और ये धारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता धारा की 30 के सदृश है। हमने 30 आपको पढ़ाई है पिछले लेक्चर में। तो आईपीसी की 65 और सीआरपीसी की 30 दोनों धाराएं एक जैसी हैं और बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें लोग। कई बार एचजेएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें कारावास भी है और जुर्माना भी है और दोनों दिए गए हैं किसी न्यायालय द्वारा, और कोई व्यक्ति बेचारा जुर्माना देने में असमर्थ है या व्यतिक्रम कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसकी जो सज़ा होगी उस अपराध के अधिकतम सीमा के चौथाई भाग के बराबर होगी। जैसे हमने आपको उस पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल लिखवा भी दिया है कि मान लीजिए चोरी में 3 साल तक की सज़ा है, और अगर जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना नहीं देता है तो 3 साल का चौथाई हुआ 9 महीना, तो 9 महीने तक का और उसको कारावास सहन करना पड़ेगा जुर्माना ना देने की दशा में। अब इसको समझ ले, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वो अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया गया है, मतलब नहीं दी गई है, अपराध के लिए अधिकतम अवधि से 1/4 से अधिक ना होगी। ये सेंटेंस को आप ध्यान रखेंगे। फिर आ जाइए आप 67 में।
जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। कोई भी ऐसा अपराध जिसमें सिर्फ और सिर्फ कारावास जो है, सॉरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माने की सज़ा दी गई है और कोई सज़ा नहीं है, तो जुर्माना न देने पर आपको कारावास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साधारण कारावास, सादा कारावास होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, कितना हो सकता है, अगर 50 रुपये तक का जुर्माना है तो आपको 2 मास तक की सज़ा हो सकती है। 100 रुपये तक का जुर्माना है तो मैक्सिमम आपको 4 महीने की, है ना, लिखा है 4 से अनधिक, अनधिक का मतलब 4 से अधिक नहीं। और किसी भी अन्य दशा में अगर सिर्फ जुर्माने से आपको जुर्मानित किया गया है और आप जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो 6 महीने, किसी भी अन्य दशा में 6 से अधिक का कारावास, 6 मास से अधिक का कारावास जो कि सादा होगा, इससे अधिक का कारावास आपको नहीं होगा। फिर एक सेक्शन HJS में पूछ लिया गया था 2020 में कि जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, पर्यवसान का मतलब होता है खात्मा, कि मान लीजिए आपको जितनी रकम का जुर्माना, मान लीजिए 100 रुपये का जुर्माना लगा और 4 महीने तक की ना देने पर आपको 4 महीने तक की सज़ा हुई थी और आप सज़ा भुगत रहे हैं। आपने 2 महीने बाद 50 रुपये दे दिए, तो 50 रुपये देते ही आपने 2 महीने पूरे कर लिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। मतलब 2 महीने देने पे 100 रुपये में 4 महीने का था, तो आपने 50 दे दिए तो 2 महीने से आप बरी हो गए। इसको कहते हैं आनुपातिक भाग के दे दिए जाने पर। अब लास्ट सेक्शन समझ ले, जो कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 75 है। इसमें देखिए, हेडिंग पढ़िए पहले, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 7 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। वर्धित का मतलब समझ लीजिए आप, वर्धित दंड कहते हैं जो आपको, कहने का मतलब है इन्हेंस करके मिल रहा है, बढ़ा के मिल रहा है, बढ़ चढ़ के मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? अब दोनों धाराएं समझ ले। 12 धारा जो है वो कूटकरण, सिक्कों के से संबंधित है, सिक्कों से संबंधित जो अपराध होते हैं। और 17 जो है हमने यहाँ बताया है चोरी के विषय में, चोरी डकैती इन सब के विषय में 17 है धारा है। होता क्या है, जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या 17 के अधीन 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए दोषित ठहराया जा चुका है और उसके बाद फिर से वो ये अपराध करता है, तो अब जब उसकी दोष सिद्धि होगी वो या तो 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। कहने का मतलब है, अगर इन दोनों अध्यायों में एक या अधिक बार उसको 3 या इससे अधिक की वर्ष की सज़ा हो चुकी है और फिर से वो इसी अध्याय के, इन्हीं दोनों अध्यायों में से किसी के अधीन अपराध करता है, तो अब उसको सज़ा मिलेगी बहुत ज़्यादा, वो है 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास। इसके साथ हम आपको PDF भी दे रहे हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। और प्लीज़ इस जानकारी को सब तक शेयर करें जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।